नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12 की जीव विज्ञान की क्लासें चल रही हैं। इसमें अध्याय 2 जो हमने पिछले लेक्चर में चालू किया था, उसके अंतर्गत नर युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी अध्याय में और आगे बढ़ेंगे और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद जो शब्द है, इसमें मादा शब्द स्त्रीलिंग से आ रहा है और हम जानते हैं आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग स्त्री केसर या जायांग होता है। उसी के भीतर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है। जिस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हमने पुंकेसरों के भीतर देखा था, जो कि पराग कणों के रूप में हुए थे, ठीक उसी प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जायांग या स्त्री केसर के भीतर होगा, जो आगे चलकर के नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद दोनों का संयोग होगा। तो उसका किस प्रकार से इस मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है और किस प्रकार से इसका विकास होता है, उसी का अध्ययन हमें करना है। सबसे पहली बात करें विकास की, और इसका जो विकास होगा मादा युग्मकोद्भिद का, वो होता है स्त्री केसर के द्वारा। स्त्री केसर या जिसे हम जायांग के नाम से जानते हैं, जो कि मादा जननांग होता है। स्त्री केसर बना होता है अंडकों से, और यहाँ पर हम अंडक को कह सकते हैं गुरु बीजाणु पर, क्योंकि गुरु बीजाणु तो होगा मादा युग्मकोद्भिद, और ये जो गुरु बीजाणु है वो जिस संरचना में रहेगा उसे कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु पर्ण किसे कहा जाएगा? अंडक को। अंडकों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं ये। यदि अंडक पूरे जायांग में केवल एक है तो उसे हम कहेंगे एक अंडपी, और यदि अंडक पूरे जायांग में एक से अधिक है तो उसे हम कहेंगे बहुअंडपी। ये हमने कक्षा 11 में भी इसका अध्ययन कर रखा है। यदि स्त्री केसर में एक अंडक होता है तो उसे एक अंडपी कहते हैं, और यदि स्त्री केसर में एक से अधिक अंडक होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। अगर बहुअंडपी है तो फिर वहां पर 2 कंडीशनें हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो जब बहुत सारे अंडक हैं और सभी अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सभी अंडकों के सभी भाग अलग अलग हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं वियुक्तांडपी। और इस प्रकार की वियुक्तांडपी जो स्थिति होती है वो पाई जाती है रेननकुलेसी कुल के पादपों में। लेकिन अगर अनेक अंडक हैं और उन अंडकों का कुछ भाग या संपूर्ण अंडक आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं संयुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी मिलता है पिटूनिया के अंदर। तो ये 2 स्थितियां हैं जो कि जायांग में पाई जाती है, वियुक्तांडपी और संयुक्तांडपी। वियुक्तांडपी स्थिति के अंतर्गत सभी अंडक अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, जबकि संयुक्तांडपी स्थिति में सभी अंडक आपस में जुड़े हुए होंगे। बात करते हैं हम अंडक या स्त्री केसर की स्ट्रक्चर या संरचना की, जो हमने पहले भी देखी है। किसी भी आवृतबीजी पादप के स्त्री केसर या अंडक
के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक तो अंडाशय, एक वर्तिका और एक होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये 3 भाग मिलकर के अंडक का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात करें हम अंडाशय की, तो अंडक का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। सबसे प्रमुख भाग भी यही होता है, क्योंकि इस अंडाशय के भीतर ही मिलते हैं हमें बीजांड। बीजांड एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। वास्तव में ये बीजांड ही मुख्य रूप से कहे जाएंगे गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी कहलाएंगे। धानी शब्द का मतलब होता है धारण करने वाली, अर्थात जो बीजांड होते हैं इन्हीं के भीतर गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। भाई हम यहाँ पर गुरु बीजाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो गुरु बीजाणु कहाँ पर मिलेगा? बीजांड के भीतर मिलेगा, इसीलिए बीजांड कहलाएगा गुरु बीजाणुधानी, जिसमें गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये सभी बीजांड एक एक वृंत के द्वारा एक उभरी हुई संरचना पर जुड़े होते हैं, जिसे बीजांडासन कहते हैं, जो कि हमने जब पुष्प की संरचना पढ़ी थी तो आपको समझाया था। दूसरी चीज आती है वर्तिका। ये वर्तिका अंडाशय का ऊपरी भाग होता है, जो कि नलिकाकार रूप में पाया जाता है, और आमतौर पर ये क्या काम करेगा? जब पराग कणों का अंकुरण होता है, उनमें से पराग नलिका निकलती है, तो पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करती है वर्तिका। तीसरी बात करें वर्तिकाग्र, जो कि अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है। वर्तिका का जो अगला सिरा होता है वो चपटा भी हो सकता है, ताराकृति का भी हो सकता है, और भी अलग अलग आकृतियों का हो सकता है। ये चिपचिपा होता है और आमतौर पर परागण की क्रिया के पश्चात आने वाले परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं, जहां पर इन परागकणों का अंकुरण होता है। अब हम इस लेक्चर की जो मेन चीज है उसकी चर्चा करें, बीजांड की संरचना। बीजांड जो कि आपको अंडाशय के भीतर पाए जा रहे हैं, और इन बीजांडों को ही हमने नाम दिया था गुरु बीजाणुधानी। तो इन बीजांडों के अंदर या गुरु बीजाणुधानी के भीतर ही गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इस बीजांड की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है? ये हमने जो एक डायग्राम बनाया है वो एक बीजांड का है। ये संरचना मुख्य रूप से जटिल प्रकार की होती है। बीजांड की संरचना मुख्य रूप से जटिल प्रकार की होती है, और इसका निर्माण मुख्य रूप से मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा होता है। ये जो हमने यहाँ पर डॉटेड बताया है, ये है मृदुतकीय कोशिकाएं। ये मृदुतकीय कोशिकाएं ही आगे चल करके बीजांड काय का निर्माण करती है। बीजांड काय का निर्माण करती है। ये बीजांड काय जो कि मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, आमतौर पर 2 प्रकार के आवरणों द्वारा ढका होता है।
और इन आवरणों को कहा जाता है अध्यावरण। भीतर वाले आवरण को भीतरी अध्यावरण और बाहर वाले आवरण को बाहरी अध्यावरण कहा जाता है। ये अध्यावरणों के द्वारा ही बीजांड सुरक्षित रहता है। पूरे बीजांड काय को सभी जगह से ये अध्यावरण ढके हुए नहीं होते। देखिए आप, इस जगह पर ये अध्यावरण नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इस जगह पर एक छिद्र पाया जाएगा और उस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार। वास्तव में जो ये बीजांड द्वार होता है, इस बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका इस बीजांड के द्वारा ही, इस बीजांड द्वार के द्वारा ही बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड, बीजांड द्वार यदि इधर है तो इसकी जस्ट जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड कहलाती है निभाग। ये ध्यान रखें नाम का, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड को कहेंगे निभाग। ये जो बीजांड है वो एक व्रंत रूपी रचना के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत इस बीजांड के जिस हिस्से से लगा होता है उस हिस्से को कहा जाता है नाभिका या हाइलम। नाभिका या हाइलम, और नाभिका या हाइलम के पास ही एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, लेकिन सब में नहीं, केवल कुछ बीजांडों में पाई जाती है, जिसे रैफी कहते हैं। रैफी, हाइलम या नाभिका के पास ही एक उभारनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रैफी कहते हैं। अब इस बीजांड काय के भीतर जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, उस संरचना को कहते हैं भ्रूण कोश। वास्तव में ये जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है, और इनका विकास किस प्रकार से होता है वो तो हम मादा युग्मकोद्भिद के विकास के समय समझेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो बीजांड के भीतर पाए जाने वाला भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय संरचना होती है और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। ध्यान दीजिए, बीजांड द्वार के पास में जो या इसके सामने जो ये 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में एक कोशिका देखिए जो बीच वाली है, थोड़े बड़े आकार की है, इसे तो कहते हैं अंड कोशिका, और इसके पास पाई जाने वाली दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। और जो दोनों सहायक कोशिकाएं हैं वो और अंड कोशिका, ये तीनों कोशिकाएं आपस में मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। निभाग की ओर पाई जाने वाली तीनों कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, इस भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका होती है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ध्यान दें, भ्रूण कोश के मध्य में ये जो आपको 2 दिखाई दे रही है, दो नहीं है, वो एक कोशिका है। एक कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं और इस कोशिका को कहते हैं केंद्रीय कोशिका। जब निषेचन का समय होता है, अर्थात जब निषेचन की घटना पाई जाती है, उस समय
दोनों अगुणित केंद्रक मिलकर एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, इसीलिए अब इसे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। जब दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो अब इस कोशिका को कहेंगे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कोशिका। तो इस प्रकार से ये एक बीजांड की संरचना होती है। जो कि सभी आवृतबीजी पादपों में आवश्यक रूप से पाई जाती है। आगे देखें, क्या सभी आवृतबीजी पादपों में जो बीजांड होते हैं क्या इसी प्रकार के होते हैं, क्या इसी प्रकार के पाए जाते हैं या उनमें कोई विभेद होता है? तो हम आपको बता दें, सभी कुलों के अंदर मिलने वाले आवृतबीजी जो कुल हैं उनके अंदर मिलने वाले बीजांड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतया हम ये 6 प्रकार के बीजांड पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्रकार का जो बीजांड की बात कर रहे हैं वो है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में क्या होगा, ये है आपका भ्रूण कोश, ये है अध्यावरण की परतें, यहाँ पर है बीजांड द्वार, यहाँ पर है निभाग और ये है बीजांड व्रंत। तो जो ऋजु प्रकार का बीजांड होता है उसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। जो निभाग वाला हिस्सा होता है वो बीजांड व्रंत के पास होता है, जबकि बीजांड द्वार वाला हिस्सा होता है वो बीजांड व्रंत से दूर होता है। पॉलीगोनेसी कुल के पादपों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का बीजांड है प्रतीप बीजांड, जो कि मुख्य रूप से अधिकांश पादपों में पाया जाता है। जिस प्रकार की हमने ये संरचना पढ़ी है, ये संरचना प्रतीप प्रकार के बीजांड की ही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये बीजांड द्वार तो होता है बीजांड व्रंत के निकट और निभाग होता है बीजांड व्रंत से दूर। चना, मटर इत्यादि पादपों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रकार के बीजांड अधिकतर पादपों में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ शब्द हमने 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अनुप्रस्थ का मतलब आधा और उदग्र का मतलब खड़ा। तो अनुप्रस्थ बीजांड आमतौर पर देखने पर लगेंगे जैसे आधे पड़े हुए हैं। इनमें क्या पाया जाएगा, देखिए, बीजांड द्वार और निभाग तो एक ही सीध में पाया जाएगा, लेकिन जो बीजांड व्रंत होता है वो इनके समकोण पर पाया जाता है। बीजांड द्वार और निभाग तो एक ही सीध में पाए जाते हैं, परंतु मिलने वाला बीजांड व्रंत इन दोनों के समकोण पर पाया जाता है। एली इसमें से एग्जाम्पल इसका अगला है वक्र बीजांड। वक्र शब्द का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ। वक्र बीजांड व्रैसिकेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। व्रैसिकेसी कुल के पादपों में जो वक्र बीजांड मिलेगा उसमें क्या होगा, देखिए,
इस प्रकार के बीजांड में ये तो रहा बीजांड द्वार, यहां पर रहा निभाग। क्या दोनों एक ही सीध में हैं? नहीं। जबकि आपने ऊपर की जो 3 प्रकार पढ़े हैं, तीनों में बीजांड द्वार और निभाग एक ही सीध में पाए जा रहे हैं। लेकिन वक्र बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सरल रेखा में नहीं पाए जाते, और जो मिलने वाला बीजांड काय होता है वो भी घोड़े की नाल के समान कुछ मुड़ा हुआ पाया जाता है। घोड़े की नाल जिस प्रकार से थोड़ी मुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार के वक्र बीजांडों में भी बीजांड काय पाया जाता है। और ब्रैसिकेसी कुल के पौधों में इस प्रकार के बीजांड देखे जा सकते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप में क्या होगा? प्रतीप है लेकिन कैसा? आधा। इसमें देखिए प्रतीप में तो क्या था, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही थी जिसमें कि बीजांड द्वार और निभाग एक ही सीध में आ रहे थे, और बीजांड द्वार के पास में था बीजांड वृंत। अगर आप अर्ध प्रतीप की बात करें तो देखो बीजांड द्वार और बीजांड वृंत तो पास में हैं, लेकिन निभाग वाला हिस्सा बीजांड द्वार की सीध में या एक ही सरल रेखा में नहीं पाए जा रहे। इसीलिए इसे अर्ध प्रतीप कहा गया है। रैननकुलेसी कुल के पौधों में इसी प्रकार के अर्ध प्रतीप बीजांड पाए जाते हैं। छठा है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा। कुंडलित जब शब्द आता है तो बिल्कुल जिस प्रकार से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर लगातार घूमकर एक कुंडल जैसी रचना बनाती है, वो कहलाती है कुंडलित। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुंडलित बीजांड में भी क्या होगा, जो आमतौर पर बीजांड होता है वो तो नॉर्मल रहेगा, वही भ्रूण कोश होगा, वही अध्यावरण होंगे, बीजांड द्वार होगा, निभाग होगा। लेकिन जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत अत्यधिक वृद्धि करने के कारण संपूर्ण बीजांड के चारों ओर घूमकर कुंडलित हो जाता है। इसीलिए इसे कुंडलित बीजांड भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैक्टेसी कुल के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के कुल हमने बीजांडों के प्रकार देखे हैं। आमतौर पर अधिकांशतया कुलों में इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो एक बार पुनः इन चीज़ों को रिवाइज करें। हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। और बच्चों, मादा शब्द जब लगता है पादपों के अंदर, और वो भी कौन से पादप, आवृतबीजी पादपों के अंदर, तो हमारे दिमाग में तुरंत मादा शब्द आते ही आना चाहिए जायांग या स्त्री केसर। इसका मतलब मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो जायांग या स्त्री केसर के भीतर ही होगा। जायांग या स्त्री केसर के भीतर ही होगा। और उसकी संरचना कैसी होगी, उसका विकास किस प्रकार से होगा, उसको देखें। तो देखो, विकास की बात करें तो ये तो पक्का हो चुका कि जो स्त्री केसर है या जो जायांग है उसी के द्वारा या उसी के भीतर आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है। स्त्री केसर में पाए जाते हैं अंडप।
और अंडकों को कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। पर्ण, ये जो पर्ण होता है, क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिएगा दौड़ से। हम जो आवृत बीजी पढ़ते हैं वहां पर तो ये जो शब्द है गुरु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु पर्ण, इनका आमतौर पर उपयोग नहीं करते, लेकिन जो कम विकसित पादप होते हैं जैसे टेल्डोफाइटा इत्यादि के अंतर्गत इस प्रकार के जायांग या पुंकेसर नहीं पाए जाते। वहां पर तो क्या होता है, उन पौधों के अंदर विशेष प्रकार की पर्ण मिलती है जिसमें किसी पर लघु बीजाणुधानी मिलती है, किसी पर गुरु बीजाणुधानी मिलती है। तो जिन पत्तियों पर लघु बीजाणुधानियां मिलेंगी उन पत्तियों को तो कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण, और जिन पत्तियों पर गुरु बीजाणुधानियां मिलेंगी उनको बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ये अंडप है या जो स्त्री केसर है उस पर वो एक मादा जननांग है और उसी के भीतर मादा युग्मक का निर्माण होना है, इसीलिए इस अंडप को नाम दिया जा सकता है गुरु बीजाणु पर्ण। अंडपों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं स्त्री केसर, एक अंडपी और बहु अंडपी। अगर अंडप केवल एक है, संपूर्ण स्त्री केसर में या संपूर्ण जायांग में केवल एक ही अंडप है तो वो तो कहलाएगा एक अंडपी, और अगर स्त्री केसर में एक से अधिक अंडप हैं तो वो कहलाएगा बहु अंडपी। अगर बहु अंडपी है तो इसमें भी आगे चल कर के दो कंडीशनें हो सकती हैं। पहली कंडीशन वियुक्तांडपी, दूसरी कंडीशन संयुक्तांडपी। भाई यदि एक से ज्यादा अंडप हैं तो वो कंडीशन तो कहला रही है बहु अंडपी। अब जब बहुत सारे अंडप हैं और वो आपस में अलग अलग हैं, संपूर्ण रूप से भी उनका कोई भी पार्ट आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस स्थिति को कहेंगे वियुक्तांडपी। और वियुक्तांडपी की जो कंडीशन है उसका एग्जाम्पल देखें, रैनन कुलेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें मिलने वाले अंडप वियुक्तांडपी प्रकार के होते हैं। अगर सभी अंडप आपस में संपूर्ण रूप से मिले हों या फिर उन अंडपों के कुछ भाग आपस में मिले हों तो इस स्थिति को बोलते हैं संयुक्तांडपी। यदि सभी अंडप आपस में पूर्ण रूप से मिले हों या उनके कुछ भाग आपस में मिले हों तो इस स्थिति को कहा जाता है संयुक्तांडपी। एग्जाम्पल पिटूनिया को देख सकते हैं आप। अगली बात करें कि जो अंडप या स्त्री केसर है उसकी संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो अंडप की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन से? सबसे निचला भाग जो कि होता है अंडाशय। अंडाशय फूला हुआ होता है और सबसे बड़ा भाग भी होता है। इस अंडाशय के भीतर आपको एक या अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं बीजांड, और वास्तव में बीजांड को ही दूसरा नाम दे सकते हैं गुरु बीजाणु धानियां, क्योंकि ये बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण जिसको हमने नाम दिया था किसको, अंडप को, तो अंडप के भीतर मिल रहे हैं, इसीलिए बीजांडों को कह सकते हैं गुरु बीजाणु धानियां। और इन बीजांडों के भीतर ही पाए जाते हैं आपको गुरु बीजाणु, या उनका निर्माण होगा गुरु बीजाणु का, तो इसीलिए इन्हें गुरु बीजाणु धानी कहेंगे। ये जो बीजांड होते हैं बीजांड व्रंथ के द्वारा अंडाशय के भीतर बीजांडासन पर लगे होते हैं।
अंडाशय का जो ऊपरी भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है। वर्तिका वास्तव में एक नलिकाकार संरचना होती है। एक नलिकाकार संरचना होती है जो क्या काम करती है? परागण की क्रिया के पश्चात जब पराग कणों का अंकुरण होता है, उन पराग कणों में से जब पराग नलिका निकलती है तो पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचनी है उसको। अब साहब ऊपर ही ऊपर तो है वर्तिकाग्र, बीच में है वर्तिका, सबसे नीचे है अंडाशय। वर्तिकाग्र पर है परागकण, परागकण में से निकल रही है पराग नलिका। तो अब उस पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचना है, मार्ग में कौन है? वर्तिका। ये वर्तिका उस पराग नलिका को मार्ग प्रदान करेगी ताकि पराग नलिका आगे वृद्धि करते हुए अंडाशय तक पहुंच जाए। तीसरी बात करेंगे वर्तिकाग्र। ये जो वर्तिकाग्र होती है वो अंडक का सबसे ऊपरी भाग बनाती है। अलग अलग आकृति की हो सकती है, किसी के अंदर चम्मच के आकार की, किसी के अंदर सीधी होगी, किसी के अंदर तारे की आकृति की होगी, किसी के अंदर चपटी होगी। तो इस प्रकार से ये जो है ऊपरी हिस्सा बनाती है, ऊपरी सिरा बनाती है और ये चिपचिपी होती है ताकि परागण के पश्चात परागकण आसानी से इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाए और उनका अंकुरण हो सके। तो ये हो गया एक अंडक या एक स्त्री केसर की संरचना। इसके बाद हम अगली बात करते हैं बीजांड की संरचना की। बीजांड की जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो बच्चों बीजांड की जो संरचना है देखिएगा, इसका जो मुख्य भाग होता है या जो इसका निर्माण होता है वो होता है मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा। ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं ये किसका निर्माण करेंगी? बीजांड काय का। मृदुतकीय कोशिकाएं किसको बोलते हैं? आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जीवित कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं मृदुतकीय कोशिकाएं। तो मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह है ये कहलाएगा बीजांड काय। बीजांड काय चारों ओर से दो आवरणों द्वारा घिरा होता है। इन दोनों आवरणों को कहते हैं अध्यावरण। भीतर वाले आवरण को भीतरी अध्यावरण, बाहर वाले आवरण को बाहरी अध्यावरण कहेंगे। सामान्यतया सारे के सारे बीजांड काय को चारों ओर से ये अध्यावरण नहीं घेरे होते। एक स्थान ऐसा होता है जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते। तो फिर जहां पर अध्यावरण नहीं मिलेगा उस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र मिलेगा और वो छिद्र कहलाएगा बीजांड द्वार। वास्तव में इस बीजांड द्वार के द्वारा ही अंकुरित होते हुए पराग कणों से जो पराग नलिका निकलती है वो पराग नलिका इन बीजांड द्वार के द्वारा ही बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट सिरा ये वाला ये कहलाता है निभाग। तो इसका मतलब बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। इस संपूर्ण बीजांड को एक जो है डंठल के द्वारा जुड़ा होता है या एक व्रंत के द्वारा जुड़ा होगा
इस व्रंत को कहेंगे बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत इस बीजांड के साथ जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम। नाभिका या हाइलम उस स्थान को कहेंगे जहाँ पर बीजांड जहाँ पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा होता है। और इसी स्थान के पास एक उभरी हुई संरचना भी कभी कभी पाई जाती है, उसे कहते हैं रैफी। रैफी तो ये तो हुई इसकी बाहरी संरचना। अब इस बीजांड काय के भीतर एक अंडाकार संरचना और दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं भ्रूण कोश। वास्तव में इस भ्रूण कोश के भीतर ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के भीतर ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और इस विकसित भ्रूण कोश की अगर बात करें तो ये विकसित भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है। बीजांड द्वार के समीप वाले सिरे की तरफ देखें आप, 3 कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, अंड समुच्चय कहलाएगा। 3 कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, अंड समुच्चय कहलाएगा। इनमें से बीच वाली कोशिका थोड़े आकार में बड़ी होती है, वो अंड कोशिका कहलाएगी। और इस अंड कोशिका के पास में जो 2 कोशिकाएं हैं वो कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं क्या काम करती हैं? जब परागनली बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है तो उसको अंदर प्रवेश करने में सहायता देती है। निभाग वाले सिरे की ओर जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही है वो कहलाएंगी प्रतिमुखी कोशिकाएं। भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका ऐसी भी पाई जाएगी जिसमें 2 अगुणित केंद्रक होंगे। इस कोशिका को कहते हैं केंद्रीय कोशिका। निषेचन की क्रिया होने से पहले, ध्यान दें, निषेचन की क्रिया होने से पहले केंद्रीय कोशिका के दोनों अगुणित केंद्रक आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करेंगे जिसे कहते हैं द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। इस द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होगा निषेचन के समय। तो इस प्रकार से ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना होती है। और 12th के एग्जाम में इस चैप्टर में से ये जो बीजांड की संरचना है वो कई बार पूछी जा चुकी है। अगली बात करेंगे हम बीजांड के प्रकार। कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के आवृतबीजी पादपों में। पहला प्रकार है ऋजु बीजांड। तो देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ऋजु जो बीजांड होगा उसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीध में होते हैं। निभाग वाला हिस्सा बीजांड व्रंत के समीप होगा, बीजांड द्वार वाला हिस्सा बीजांड व्रंत के से दूर होगा। एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीगोनेसी कुल के पौधों में इसी प्रकार के ऋजु बीजांड पाए जाते हैं। दूसरा है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होगा, जिस प्रकार से हमने इस बीजांड का अध्ययन किया है बिल्कुल सेम वैसे ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रतीप बीजांड। इसमें निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक सीध में होंगे, लेकिन बीजांड व्रंत उस सीध में नहीं होगा। बीजांड व्रंत
बीजांड द्वार के पास होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अधिकतर कुलों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर इत्यादि जो नॉर्मल हम जानते हैं, उन सभी में प्रतीप बीजांड पाया जाएगा। प्रतीप बीजांड में निभाग वाला हिस्सा बीजांड ग्रंथ से दूर होगा और बीजांड द्वार वाला हिस्सा बीजांड ग्रंथ के समीप होगा। तीसरा है अनुप्रस्थ बीजांड। इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सीध में होंगे, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ है वो इन दोनों से ही समकोण पर होगा, 90 डिग्री एंगल पर होगा। एग्जाम्पल इसका एलिस मैसी। एलिस मैसी जो कुल है उसके पौधों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। चौथा है वक्र बीजांड। नाम से पता लग रहा है, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार तो बीजांड ग्रंथ के पास होगा, लेकिन बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सरल रेखा में नहीं होंगे। अगली बात और खास बात, जो भ्रूण कोश होता है वो भी सीधा न होकर घोड़े की नाल की भांति मुड़ा हुआ होगा। ब्रैसिकेसी कुल के पौधों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर के जो 3 हमने प्रकार पढ़े हैं उनमें निभाग और बीजांड द्वार एक ही सरल रेखा में थे, लेकिन इस वक्र बीजांड में दोनों एक सरल रेखा में नहीं है। अगला 5वां है अर्ध प्रतीप बीजांड। प्रतीप हमने पढ़ लिया। ये अर्ध प्रतीप की बात करें तो उसमें क्या होगा, बीजांड द्वार और निभाग एक सीध में नहीं होंगे। बीजांड का कुछ वक्र स्थिति में, कुछ मुड़ा हुआ होगा और बीजांड द्वार के पास में होगा बीजांड वृंत। एग्जाम्पल है इसका रेननकुलेसी कुल। और सबसे जो आखिरी वाला है वो है कुंडलित बीजांड। तो नाम से पता लग रहा है इसका, कुंडलित बीजांड। इसमें क्या होगा, नॉर्मल अवस्था में जो बीजांड है वो तो सामान्यतया जैसा होता है वैसा ही होगा, परंतु इसका जो बीजांड ग्रंथ होता है वो अत्यधिक वृद्धि करने के कारण संपूर्ण बीजांड के चारों ओर कुंडलित हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम कुंडलित बीजांड रखा गया है, क्योंकि इस बीजांड में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, परंतु बीजांड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि के कारण ही ये कुंडलित अवस्था में आ चुका है। कैक्टेसी कुल के पादपों में इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास वाला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। इसका 1-2 बार ठीक प्रकार से अध्ययन करें। ज़रूरी चीज़ों को जो हमने बोर्ड पर लिखा है उन चीज़ों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। जो डायग्राम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, नामांकित करें, बार बार बनाने का अभ्यास करें, ताकि आपके हाथ से ये आसानी से बन सकें और ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करें। यदि कोई भी समस्या आती है तो ये विद्यालय के मोबाइल नंबर हैं, इन पर संपर्क करें। धन्यवाद।